दोस्तों, आज हम आपको जिस सच्ची घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, उसे आज से कई साल पहले अंजाम दिया गया था। इस घटना की कानूनी कार्यवाही भी लगभग 60 साल पहले पूरी की जा चुकी है, मगर आज भी इस केस की कहानियां लोगों से सुनने को मिलती है, क्योंकि इस केस में अदालत ने जो फैसला सुनाया था, उस फैसले को भारत के ऐतिहासिक फैसलों में गिना जाता है। और यह मामला भूतों की हत्या का था। सुनकर अजीब लग रहा होगा कि आखिर भूतों की हत्या कैसे की जा सकती है, मगर यह केस कुछ ऐसा ही था। उड़ीसा राज्य बनाम राम बहादुर थापा एक ऐतिहासिक मामला है जहां लोग अलौकिक शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास करते थे। इस केस को द मर्डर ऑफ गोस्ट्स केस के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर क्या है इस केस की पूरी कहानी? इस केस में किसकी हत्या की गई थी? आखिर सच में कातिल कौन था? और अदालत ने ऐसा क्या फैसला दिया कि वो फैसला ऐतिहासिक फैसला बन गया? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर ले। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। साल 1958 की बात है। उड़ीसा के बालेश्वर जिले के एक गांव रसगोविंदपुर के पास एक पुराना हवाई अड्डा हुआ करता था। हवाई अड्डा उपयोग किए जाने लायक नहीं था, इसलिए खाली पड़ीढ़ा रहता था। हवाई अड्डे में 2 चौकीदार लगे रहते थे ताकि आवारा लोग वहां अपना अड्डा न बना लें। कलकत्ता के एक व्यापारी जगत बंधु चटर्जी रसगोविंदपुर आए। उनके साथ में उनका एक नेपाली नौकर राम बहादुर थापा भी था। जगत बंधु हवाई जहाज के स्क्रैप पार्ट्स खरीदने आए थे। रसगोविंदपुर पहुंचकर इन लोगों को पता चलता है कि स्क्रैप खरीद प्रक्रिया में काफी लंबा वक्त लगेगा, इसलिए जगत चैटर्जी और राम बहादुर रासगोविंदपुर में कृष्णचंद्र पात्रों के घर पर रुके। कृष्णचंद्र पात्र बंद हवाई अड्डे के पास ही चाय का स्टॉल लगाते थे। जिस इलाके में हवाई अड्डा था उसके आसपास चारों तरफ संथाल और माझी जनजाति के लोगों के कई गांव थे। इस इलाके के एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले ज्यादातर रास्ते इस हवाई अड्डा से होकर जाते थे। दिन के समय तो लोग इस रास्ते से आराम से आते जाते थे, लेकिन रात होते ही पूरे इलाके में सन्नाटा पसर जाता था। दरअसल पूरे इलाके में ऐसी चर्चा थी कि बंद हवाई अड्डे पर भूतों का कब्जा हो जाता है। यही वजह थी कि रात को इस हवाई अड्डे के आसपास कोई नहीं जाता था। यहां तक हवाई अड्डे के उस पार से आए व्यक्ति को घर वापस जाने में देर हो जाती तो वो घर जाने की बजाय हवाई अड्डे के इसी पार किसी गांव में रुकना पसंद करता था। तारीख थी 20 मई 1958। पास ही के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति चंद्र मांझी रात 9 बजे एक चाय की टापरी के पास पहुंचा। उसी दुकान पर चटर्जी और राम बहादुर भी खड़े थे। बातों बातों में मांझी ने बताया कि वो आज रात अपने गांव नहीं जा पाएगा। चटर्जी ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके घर का रास्ता हवाई अड्डे से होकर जाता है और रात को वहां भूत आते हैं। चटर्जी के मन में कौतूहल जागा। उन्होंने मांझी से कहा कि वो उन्हें भूत दिखाने ले चले। मांझी की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद चटर्जी ने चाय की दुकान वाले से गुजारिश की। वो भी साथ चलने के लिए राजी हो गया। इसके बाद चटर्जी, राम बहादुर, मांझी और कृष्णचंद्र चारों लोग रात के अंधेरे में हवाई अड्डे की ओर निकल गए। इस दौरान किसी के पास भी सेल्फ डिफेंस के लिए कोई भी हथियार नहीं थे, लेकिन थापा के पास उसकी एक खुरकी और एक छोटी टॉर्च थी जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। खुरकी तलवार जैसा ही छोटा हथियार होता है। मांझी को उसके गांव तेलकुंडी छोड़कर बाकी लोग वापस रासगोविंदपुर लौट रहे थे। चारों हवाई अड्डे से कुछ 600 फीट की दूरी पर थे कि चटर्जी ने सबको रोक दिया। उन्होंने उंगली से आगे की ओर इशारा किया। सबने देखा कि कुछ दूरी पर एक रोशनी दिख रही है। हवा का रुख तेज था और ऐसा लग रहा था मानो रोशनी के इर्द गिर्द दूधिया रंग की कई परछाइयां हवा में लहरा रही हैं। सबसे पहले राम बहादुर थापा पहुंचा। उसने बिना देखे ही अपनी खुकरी से हमला कर दिया। कुछ देर बाद कृष्णचंद्र पहुंचा। राम बहादुर थापा इतना पागल हो चुका था कि उसने अंधेरे में उस पर भी वार कर दिया। कृष्णचंद्र दर्द में चीखा और शर मचाने लगा। जब जगत बंधु चटर्जी ने तेज आवाज से राम बहादुर थापा को आवाज दी तो उसने हमला करना बंद किया। उन्होंने देखा कि कुछ और लोगों के चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला जिन्हें वो भूत समझ रहे थे वो माझी जनजाति की कुछ औरतें थीं, जो लालटेन की रोशनी में महुआ के फूल तोड़ने की कोशिश कर रही थीं। राम बहादुर ने उन्हीं को भूत समझ के उनके ऊपर खोखरी चला दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 महिलाएं घायल हो गई। राम बहादुर थापा पर एक महिला की हत्या का केस दर्ज हुआ। आईपीसी धारा 302 और आईपीसी धारा 326 के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। फिर मामला पहुंचा सेशन कोर्ट में। सुनवाई के दौरान जज ने पाया कि यह जानबूझकर की गई हत्या नहीं थी, बल्कि धोखे में हुआ अपराध था। ऐसे में कोर्ट ने आईपीसी सेक्शन 79 के तहत उसे छोड़ दिया। बता दें, भारतीय दंड संहिता में धारा 79 के अनुसार अगर किसी को तथ्यों की जानकारी न होने की वजह या तथ्य की भूल की वजह से अपराध है तो उसे कोर्ट माफ कर सकता है।
दरअसल न्याय का यह सिद्धांत कहता है कि अगर व्यक्ति को सही सही तथ्यों की जानकारी न हो तो उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर उसे कानून की जानकारी न हो तो उसे माफ नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण लीजिए, आप विदेश में कहीं हैं, आपको एक चूहा दिखा और आपने उसे मार डाला। अब उस देश का कानून कहता है कि चूहा देश के लोगों के लिए पवित्र है और उसे मारना अपराध है। अब इस केस में आप ये दलील दे सकते हैं कि आपको ऐसे किसी कानून की जानकारी नहीं थी। तो ऐसे केसों में यह सिद्धांत कहता है कि कानून क्या है ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। यह सिद्धांत इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसे केसों में कोई रियायत दी गई तो कोई भी दावा कर सकता है कि उसे कानून की जानकारी नहीं थी, और यह पता लगाना असंभव है कि किसी को कानून की जानकारी है या नहीं। सेशन कोर्ट के राम बहादुर थापा केस के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने जगत बंधु चैटर्जी के बयान को तवज्जो दी। कोर्ट ने कहा कि राम बहादुर थापा ने सोच समझकर काम नहीं किया। साथ ही राम बहादुर को यह यकीन था कि वो किसी इंसान पर नहीं बल्कि भूत पर हमला कर रहा है। इस बात का पता इससे भी चलता है कि थापा के हाथ में टॉर्च थी। अगर उसे जरा भी शक होता तो वो टॉर्च से देखता कि वो साया इंसान का था। टॉर्च न जलाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभियुक्त से सच में तथ्य की भूल हुई है। इस तरह हाईकोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और राम बहादुर थापा बरी हो गया। तो दोस्तों, आपको यह सच्ची घटना की कहानी कैसी लगी और क्या आपने इसके बारे में पहले भी सुना था? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।